हाय स्टूडेंट, एक बार फिर हम हाजिर हैं क्लास 12th के अर्थशास्त्र सब्जेक्ट को लेकर। आज हम लोग देखते हैं अर्थशास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जिसका इस परीक्षा में, इस बोर्ड के एग्जाम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तो बिना समय गवाए करते हम लोग स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मौद्रिक लागत, एक सेकेंड, किसी वस्तु की मौद्रिक लागत, किसी वस्तु की मौद्रिक लागत में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जाती है। किसी वस्तु की मौद्रिक लागत में निम्नलिखित मदें सम्मिलित की जाती है। नंबर ए, स्पष्ट लागतें, केवल अस्पष्ट लागतें, सामान्य लाभ, उपयुक्त में सभी। तो मौद्रिक लागत में क्या होगा, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा डी, स्पष्ट लागत, केवल अस्पष्ट लागत, सामान्य लागत। इन तीनों को जोड़कर इन तीनों को सम्मिलित किया जाता है इसमें, किसी वस्तु की मौद्रिक लागत में। बढ़ते हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि स्पष्ट लागतों में शामिल है, स्पष्ट लागतों में शामिल है कच्चे माल की कीमत, श्रमिकों की मजदूरी, उधार पूंजी पर ब्याज। तो ये तीनों को शामिल किया जाता है स्पष्ट लागत में, इन तीनों को शामिल किया जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं अस्पष्ट लागत में वो होता है जो फर्म्स का मालिक या उसके जो प्रबंधक होते हैं वो अपना मजदूरी नहीं जोड़ते हैं। बाकी स्पष्ट लागत में सारी चीज जोड़ी जाती है, और फर्म के जो मैनेजमेंट होते हैं या फिर जो फर्म्स के मालिक होते हैं उनका जो मजदूरी होना चाहिए उसको हम लोग अस्पष्ट लागत में रखते हैं। ये तीनों बातें जो है कि स्पष्ट लागत में जोड़ी जाती है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता उत्पादनकर्ता के स्वयं के साधनों का मूल्य, उत्पादनकर्ता के स्वयं के साधनों का मूल्य क्या स्पष्ट लागतें कहलाती है, और अस्पष्ट लागतें कहलाती है उत्पादनकर्ता का सामान्य लाभ, उपरोक्त में सभी। तो अभी तुरंत इससे पहले हम लोग बात की है कि अस्पष्ट लागत क्या है। तो ये उत्पादनकर्ता स्वयं के साधनों का जो मूल्य होता है उसका, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अस्पष्ट लागतें। यानी आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा, अस्पष्ट लागतें। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मौद्रिक लागत बराबर स्पष्ट लागत, बिल्कुल। अच्छा, देखते हैं, असामान्य लाभ बराबर मौद्रिक लागत घटाओ स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत। और अगला है मौद्रिक लागत बराबर स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागतें सामान्य लाभ। तो इन तीनों को जोड़ के ही हम लोग क्या करते हैं, मौद्रिक लागत बनाते हैं। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। न कि मौद्रिक लागत बराबर स्पष्ट लागत, ये बिल्कुल नहीं होता है। असामान्य लाभ बराबर मौद्रिक लागत माइनस स्पष्ट लागत घटाओ, सॉरी, स्पष्ट लागत जोड़ अस्पष्ट लागत, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, मौद्रिक लागत बराबर स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागतें सामान्य लाभ। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है अवसर लागत की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अवसर लागत पहले हम लोग जान लेते हैं। अवसर लागत क्या होता है, जब हम किसी वस्तु का त्याग करते हैं और उस त्याग के बदले जो हमें मिलता है, जैसे हम 1 यूनिट गेहूं को त्याग करें, उसके बदले हमें 1.5 यूनिट चावल मिल जाए या मक्का मिल जाए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अवसर लागत। यानी एक चीज को हटाने पर या एक चीज का त्याग करने पर जो दूसरे में प्रॉफिट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवसर लागत। तो कहता है अवसर लागत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण आय, त्याग या उपरोक्त सभी। तो वैकल्पिक लागत भी है, हस्तांतरण आय भी है, त्याग भी है, यानी कि ये तीनों, ये जो है ऊपर वाला तीनों चीज होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा, उपरोक्त सभी। कहता है वह लागत अथवा आय जो किसी साधन को उसके परिवर्तन कार्य में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है, वह लागत अथवा आय जो किसी साधन को उसके परिवर्तन कार्य में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, उसे कहते हैं स्पष्ट लागत, अस्पष्ट लागत, अवसर लागत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी वह जो आय को बढ़ाने में
जो सहायता करता है या उसको प्रेरित करता है वो क्या है, अवसर लागत। वो कैसे, यदि हम देखते हैं कि हमें एक गेहूं नहीं उपज करके यदि हमको धान उपज करते हैं और धान का पैदावार गेहूं की तुलना में ज्यादा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, गेहूं छोड़कर धान उपज करेंगे। ठीक उसी प्रकार जब हम देखते हैं किसी एक चीज का त्याग करने से दूसरे वस्तु में हमें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उस वस्तु का उत्पादन या उस लागत को अपना लेते हैं जिसमें हमें कंपेरेटिवली ज्यादा मुनाफा होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अवसर लागत। यानी यदि मेरे पास पहले कोई तकनीक है बनाने के लिए, उसमें ज्यादा पैसा लग रहा है और कोई हम ऐसा तकनीक विकसित कर ले जिसमें कि हमारा लागत कम हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवसर लागत। 7वां नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने पर, किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने पर फर्म को जितना लागत सहनी पड़ती है उसे फर्म का क्या कहते हैं। कहते हैं किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने पर फर्म को जितना लागत सहन करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कुल लागत कहते हैं। क्या कहते हैं, कुल लागत। औसत लागत क्या होता है, जब पूरा उत्पादन जितना यूनिट उत्पादन किया जाता है उसका जो टोटल लागत होता है उसमें यदि उन उत्पादन की इकाई से भाग देते हैं तो उसको हम लोग क्या मिलता है हमको, जैसे टोटल कॉस्ट में यदि हम क्वांटिटी से भाग देते हैं तो हमको क्या मिलता है, एवरेज कॉस्ट मिलता है। सीमांत लागत क्या है कि एक अगले यूनिट को बनाने में जो हमें खर्च पड़ता है या जो लागत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत लागत। और अवसर लागत जो किसी वस्तु के त्याग करने से उसके बदले जो तकनीक या उसके बदले जो दूसरे वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसका जो लागत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवसर लागत। यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। अच्छा अगला है कुल लागत। सीमांत लागत का योग होता है औसत लागत को वस्तु की मात्रा से गुणा करने पर की जाती है। ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि सभी सीमांत लागत को यदि हम जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, कुल लागत मिलता है। से तात्पर्य किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने पर फर्म द्वारा किया गया व्यय, ये भी है। तो इसका मतलब क्या है, उपरोक्त में सभी। क्या हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जब सीमांत लागत घटती है तो कुल लागत, अब देख रहे हैं कि सीमांत लागत घट रही है, सीमांत लागत घट रही है, इसका मतलब क्या है कि जो कुल लागत है वो घटती हुई दर से बढ़ेगी। क्या होगा, घटती हुई दर से बढ़ेगी। जैसे हम लोग 5 यूनिट बना रहे थे, 10 रुपए खर्च हो रहा था, जैसे हम लोग छठा यूनिट बनाए तो हमको 2 यूनिट खर्च हो रहा है, तो यहाँ देखते हैं हमको 11 लगने लगा। ये यहाँ हमको पर यूनिट बनाने में 2 रुपए खर्च हो रहा है और यहाँ पर यूनिट बनाने पे 2 रुपए से कम खर्च हो रहा है। और यदि हम आगे जाए यानी 8 यूनिट बनाए और हमको मात्र में 12 रुपए लगे, इसका मतलब ये है कि यहाँ हम लोग कितना 1.5 रुपए, यहाँ हमको 2 रुपए पर यूनिट लग रहा था, यहाँ आने के बाद हमको कितना लगने लगा 1.5। इसका मतलब क्या है, सीमांत लागत जो है वो घट रहा है और जिसकी वजह से क्या है कि घटती हुई दर से जो कुल लागत है वो क्या है, घटती हुई दर से बढ़ रही है। यानी 10 से यहाँ 2 लग रहा था, यहाँ 10 से 11, 11 से 12, जबकि यहाँ 1 यूनिट का बढ़ रहा है, यहाँ 2 यूनिट बढ़ रहा है। तो क्या होगा, घटती हुई दर से बढ़ती है। बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन। कहता है जब सीमांत लागत बढ़ती है, जब सीमांत लागत बढ़ती है तो औसत लागत सीमांत लागत से कम रहती है, कुल लागत बढ़ती है, औसत लागत भी बढ़ती है, उपरोक्त में सही सभी। तो क्या होता है, औसत लागत तो बढ़ती है जब सीमांत लागत बढ़ती है, कुल लागत भी बढ़ती है और औसत लागत सीमांत लागत से कम रहती है। औसत लागत जो है वो सीमांत लागत से क्या होती है, कम रहती है, यानी कि उपरोक्त में सभी। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्पादन शून्य होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत। उत्पादन शून्य होने पर अल्पकाल में स्थिर लागत क्या होता है, धनात्मक रहेगा, चाहे आप अपना फर्म्स का उत्पादन करें या ना करें, जो स्थिर लागत है वो क्या होगा, चलता रहेगा। जैसे आप किसी भवन को लेते हैं, किसी मान लेते हैं कोई आपने फैक्ट्री खोला, इस फैक्ट्री के लिए जो किराया होता है वो स्थिर लागत है। क्या है, स्थिर लागत है। आप प्रोडक्शन करें या ना करें फिर भी जो मकान मालिक है जिसको आपने किराया पर लिया उनका तो रेंट देना पड़ेगा, उसका रेंट देना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अल्पकाल में जो स्थिर लागत है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, जब उत्पादन शून्य हो तब भी। अगला है स्थिर लागतों का उत्पादन की मात्रा से, स्थिर लागतों का उत्पादन की मात्रा से संबंध नहीं होता है, बिल्कुल गलत। कोई संबंध नहीं होता है, ये भी गलत। केवल संबंध केवल दीर्घकाल में होता है और संबंध अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में होता है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि दोनों में होता है। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 12। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
कहता है वस्तु के उत्पादन की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि होने पर कुल स्थिर लागत क्या समान रहती है? कुल स्थिर लागत की बात कर रही है, ध्यान देंगे, कुल स्थिर लागत इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, क्या होगा? समान रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो आपने मशीन लगाया, जो आपने रेंट पे लिया हुआ है, तो ये तो देना ही पड़ेगा आपको, चाहे आप उत्पादन घटा दीजिए या बढ़ा दीजिए, वो तो स्थिर है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, कहता है परिवर्तनशील लागतें उत्पादन की मात्रा के साथ कम या अधिक हो सकती है, परिवर्तित नहीं हो सकती। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रारंभ में समान रहती तथा फिर कम होती जाती है। और क्या है? उपयुक्त सभी। तो यहाँ क्या होगा? कम या अधिक हो सकती, क्या हो सकती है? कम या अधिक हो सकती है। ये भी जरूरी नहीं है कि प्रारंभ में समान रहती है फिर कम होती जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि निम्नलिखित में से किस लागत वक्र का आकार यू की भांति होती है, यानी ऐसा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले लागत बढ़ी हुई रहती है, फिर धीरे धीरे घटती है, और धीरे धीरे घटने के बाद फिर से क्या होती है? एक निश्चित बिंदु के बाद ये ऊपर उठने लगती है। औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, सीमांत लागत और उपयुक्त में सभी। तो ये तीनों जो है ये क्या होता है? यू के आकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है उत्पादन फलन के अंतर्गत निम्न में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? क्या उत्पादन फलन में? उत्पादन फलन मतलब, उत्पादन फलन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल, कैपिटल, लेबर, और भी बहुत कुछ हो सकता है इसके साथ। रॉ मटेरियल हो सकता है, प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, प्राइस ऑफ लेबर हो सकता है, प्राइस ऑफ, तो बहुत सारा चीज मैटर करता है। यहाँ करता है पूंजी को, कच्चे माल को, अन्य आदानों को और उपरोक्त सभी को। तो पूंजी को तो जरूर करेंगे, कच्चे माल को भी करेंगे जो रॉ मटेरियल है, और अन्य आदानों को भी जो उसके लिए जवाबदेही हो या जो उस पदार्थ उत्पादन में सहायक हो, उन सबों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी को। आगे है निम्नलिखित निम्न में से कौन सा कथन सही है? टीटीपी का मान सभी एमपीपी का योग के समान होता है, ये भी बात सही है। सामान्यतः उत्पादन प्रक्रिया के 3 सोपान होते हैं, ये भी सही है। सामान्यतः टीपीपी तथा एपीपी वक्र उल्टे यू आकार का होता है, तो ये भी सही है। और तो ऑप्शन इसका मतलब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही है? अल्पकाल में लागतें दो वर्ग होते हैं, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत या परिवर्ती लागत। दीर्घकाल में केवल परिवर्ती लागत होते हैं, ए और बी। तो ये बिल्कुल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी। यानी अल्पकाल में दो लागत होती है, वो कौन है? स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। और दीर्घकाल में केवल क्या होता है? परिवर्ती लागत। दीर्घकाल में कुछ भी बदलाव संभव होता है, चाहे वो कैपिटल हो, मशीन हो, कुछ भी, वो सब बदलाव, सब में बदलाव हो सकता है। अब कहता है एमसी वक्र के बारे में कौन सा कथन सही है? एमसी मतलब मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट वक्र यू आकार का होता है। एमसी वक्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रफल टीवीसी ने टोटल वेरिएबल कॉस्ट के समान होता है। ए तथा बी। तो क्या हो जाएगा? ए तथा बी दोनों। क्यों? अभी तो हम लोग देखें कि एमसी वक्र जो है वो यू आकार का होता है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एमसीएस का योग ही टीबीसी का समान होता है, बिल्कुल सही। हासमान साधन प्रतिफलों का नियम ही एमसी को यू आकार का प्रदान करता है, बिल्कुल। इसका कहने का मतलब हासमान साधन प्रतिफल क्या हुआ कि जो जो हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो एक स्थिति के बाद जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बढ़ने लगता है। यानी कहने का मतलब एक लेबर 5 यूनिट बना रहा था, जब 2 लेबर फैक्ट्री में ला दिए तो 9 यूनिट हो गया, 3 लाए तो 12 हुआ, फिर 4 लाए तो 15 हुआ, और फिर सॉरी 14 हुआ, फिर अगला लाए तो 15 यूनिट बना। यानी एक लेबर, 2 लेबर, 3 लेबर, 4 लेबर और 5 लेबर होने पर 15 यूनिट बन रहा है। प्रत्येक लेबर 3 यूनिट बना रहा है, जबकि यहाँ पहला इकाई एक लेबर ही 5 यूनिट बना रहा था। तो इसको बोलते हैं हम लोग हासमान साधन प्रतिफल का नियम। तो इस पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त में
दोनों। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है उत्पादन लागतों को कितने श्रेणी में विभाजित किया गया है? तो दो, स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत। तो बढ़ते हम लोग स्थिर लागत के अंतर्गत निम्न में कौन सा शामिल है? स्थिर लागत तो भवन किराया तो होगा ही, जहां हम लोग मशीन बैठाते हैं। मशीन के बीमे की किस्त तो ये भी होगा। और ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, इसका मतलब ये दोनों होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। कहता है अगला नंबर, कहता है परिवर्ती लागत में कौन शामिल है? श्रमिकों की मजदूरी, कच्चे माल। तो ये दोनों है। यदि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो श्रमिकों की संख्या ज्यादा रखेंगे, तो ज्यादा मात्रा में कच्चे माल खरीदेंगे। तो ये उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा, यानी दोनों परिवर्ती लागत में शामिल होता है। तो ये थे आज हमारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। आपके लिए काफी फायदेमंद है। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़ सके और लाभ ले सके। धन्यवाद।